नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी ने धन धान्य कृषि योजना की लॉन्च, किसानों को मिलेगा फायदा। आत्मनिर्भरता के साथ प्रगति पर भारत में स्वदेशी अपनाने का महाअभियान। राशन वितरण में गड़बड़ी का खेल, विभाग बना मुखदर्शक। और विदाई की बेला में मौसम की मार, कई जिलों में हो रही झमाझम बारिश। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पुणे से देशव्यापी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बिलासपुर जिले के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह उपस्थित रहे। जिले के सैकड़ों किसानों ने कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जुड़कर प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुना। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। साहू ने किसानों से दलहन उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीकों को अपनाने और वैज्ञानिक खेती के माध्यम से आय में वृद्धि का आह्वान किया। कार्यक्रम में कृषि महाविद्यालय द्वारा ग्रांटिंग तकनीक से तैयार की गई 3 किस्मों आम्रपाली, मल्लिका और दशहरी को एक ही पौधे में जोड़कर विकसित विशेष पौधा अतिथियों को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया गया, जो कृषि नवाचार का प्रतीक है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना का मुख्य उद्देश्य हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना, फसल उत्पादकता बढ़ाना, किसानों को आसान ऋण, भंडारण और विपणन की सुविधाएं प्रदान करना है। देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जिनमें छत्तीसगढ़ के 3 जिले शामिल हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, सभापति अंबालिका साहू, डॉक्टर NK चौरे, डॉक्टर SL स्वामी, डॉक्टर संजय वर्मा, डॉक्टर गीत शर्मा तथा कृषि विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। बिलासपुर शहर में मनोरंजन और समाज सेवा का अनोखा संगम एक बार फिर देखने को मिलेगा। बिलासपुर राउंड टेबल 283, बिलासपुर लेडीज सर्कल 144 और बिलासपुर 41 क्लब 123 के संयुक्त तत्वाधान में लोकल तड़का 3.0 का भव्य आयोजन 12 अक्टूबर रविवार को श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित कुंदन पैलेस में किया जाएगा। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मुंबई राउंड टेबल 283 के सदस्य अमित बरडिया, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला उपस्थित रहेंगे। आयोजन की जानकारी प्रेस क्लब में हुई प्रेस वार्ता में दी गई, जिसमें संस्था के चेयरमैन शिखर सराफ, वाइस चेयरमैन अंचित भंडारी, सेक्रेटरी रितेश शाह, ट्रेजरर जीतू वाधवानी, लेडीज सर्कल चेयरपर्सन स्वाति सुल्तानिया और सेक्रेटरी मोनिका अग्रवाल मौजूद थे। राउंड टेबल संस्था, जिसकी शुरुआत वर्ष 1962 में कोलकाता से हुई थी, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और सहायता के लिए कार्यरत है। चेयरमैन शिखर सराफ ने बताया कि लोकल तड़का 3.0 से प्राप्त फंड का उपयोग सिरगिट स्थित सरकारी स्कूल में 4 नए क्लासरूम निर्माण में किया जाएगा। अब तक संस्था ने 24 क्लासरूम विभिन्न सरकारी स्कूलों में बनवाए हैं, जो सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त हैं। लेडीज सर्कल चेयरपर्सन स्वाति सुल्तानिया ने बताया कि लोकल तड़का का यह तीसरा संस्करण है, जिसे शहरवासियों से हर बार शानदार प्रतिसाद मिला है। यह सिर्फ एक फंड रेजिंग इवेंट नहीं, बल्कि परिवारों के लिए मनोरंजन का अवसर भी है। कार्यक्रम में फूड स्टॉल्स, गेम्स जोन, बच्चों की प्रतियोगिताएं, बैंड परफॉर्मेंस, हाउसी गेम और अन्य आकर्षक गतिविधियां होंगी। लोकल तड़का 3.0 सिर्फ मस्ती और संगीत तक सीमित नहीं, बल्कि समाज में देने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का संदेश है। यह आयोजन जरूरतमंद बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक सार्थक कदम है। सबसे पहले तो इवेंट के बारे में बताना चाहूँगी। ये जो लोकल तड़का इवेंट है वो हम ये तीसरी बार साल में कर रहे हैं, बिकॉज लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आया है, लोगों ने इतना एंजॉय किया इस इवेंट को, तो हम ये बार ये इवेंट करते हैं हर साल और इससे हम बहुत अच्छा फंड जनरेट कर पाते हैं और इससे जो स्कूल बिल्ड होता है उससे बहुत बच्चों का भला होता है। इस इवेंट में जो है हम पूरा फुल एंटरटेनमेंट पैकेज है, जहाँ पे तरह तरह के फूड स्टॉल्स होंगे, गेम्स होंगे। गेम्स मतलब
हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए गेम्स होंगे, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे 12 साल का हो, सबको ध्यान में रखा गया है। कॉम्पिटिशन्स है अलग-अलग तरह के, जो कपल्स हैं, जो फैमिली। बिलासपुर जिले में आयुष्मान भारत योजना और वय वंदन योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को लाभान्वित करने हेतु 13 अक्टूबर सोमवार को एक दिवसीय विशेष महाअभियान आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में स्थित राशन दुकानों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड एवं 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के वय वंदन कार्ड बनाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर शिविर स्थल पहुंचकर योजनाओं का लाभ लें। जिन वरिष्ठ नागरिकों का पहले से आयुष्मान कार्ड बन चुका है, उन्हें 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पुनः KYC कराना अनिवार्य होगा, ताकि वे योजना के तहत अतिरिक्त 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकें। आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में अब भी लगभग 1,54,493 हितग्राही आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत नहीं हो पाए हैं, जबकि 16,504 वरिष्ठ नागरिकों का वय वंदन योजना में पंजीकरण शेष है। इस महाअभियान का मुख्य उद्देश्य शेष पात्र नागरिकों को योजनाओं से जोड़ते हुए उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान करना है। जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आमजन से अपील की है कि वे इस महाअभियान में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर योजना का लाभ अवश्य उठाएं। आत्मनिर्भर भारत आह्वान के साथ स्वदेशी को अपनाने अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर शनिवार को पूर्व मंत्री एवं विधायक अजय चंद्राकर ने बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि देश में भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर विकास को लेकर कार्य कर रही है। जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था पर टैरिफ की मार चल रही है, वहीं भारत मजबूती से खड़ा है और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि देश की GDP 1977 के पहले 33% थी, जो बीच के शासन कालों में गिर गए थे, लेकिन सन 2000 से 2014 के बीच 8% तक की वृद्धि हुई, जो अब धीरे धीरे बढ़कर 24% तक पहुंच चुकी है, जो आगामी दिनों में जल्द ही 33% के आंकड़े को पार कर लेगी। लिहाजा देश को अब इस दौरान अपनी शक्ति को पहचानते हुए आत्मनिर्भर बनना होगा, जिसमें स्वदेशी सामानों का उपयोग और खरीदारी अति महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वदेशी अपनाते हुए इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और उनके नेताओं को दरबारी बताया, जो केवल एक ही परिवार के दरबार में हाजिरी भरते और उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। स्टार्टअप के लिए यूपीए में कोई पॉलिसी थी? ठीक, स्टार्टअप के लिए पॉलिसी और कॉर्पस फंड बनाया माननीय मोदी जी। ठीक, असफल होना जहां तक, ठीक, वो सफलता बनती 115 यूनिक कारण है, सफलता कहानी क्यों नहीं बढ़ते? अभी जेप्टो वाला कल परसों छपा था, पढ़े हो आप? तो दोनों पहलू होते हैं। कोई भी मॉडल हम स्वीकार करें, सफलता असफलता सरकार कारणों से सफल हो रही है। आत्मनिर्भर भारत के मैंने कुछ उदाहरण बताया, आपने सुना होगा। शिक्षा नीति को उसमें कहा, अर्थनीति को उसमें कहा, लोकल फॉर वोकल को कहा, मेक इन इंडिया को कहा, डिजिटल क्रांति को कहा, स्वास्थ्य क्रांति को कहा, सारी चीज़ों को कहा। और ये घटनाएं ऐसी हैं जो दुनिया को भारत ने अब देना शुरू कर दिया है। और भी जो क्षेत्र है, सुरक्षा का जो क्षेत्र है, उसमें आत्मनिर्भरता, समझ रहे हैं ना? और सारी चीज़ों में, जिसमें भी हम आयात निर्यात के असंतुलन के बाद सिर्फ निर्यात करें, इस दिशा तक हमको पहुंचना है। भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत की सारी चीज़ें फिर से वैश्विक स्तर पर। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल की शर्मनाक हरकत पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। दरअसल अस्पताल में नवजात शिशु के पास एक पोस्टर लगाया गया था, जिस पर लिखा था बच्चे की मां HIV पॉजिटिव है। यह पोस्टर स्त्री रोग वार्ड में भर्ती मां और नर्सरी वार्ड में रखे नवजात के बीच लगाया गया था। जब पिता अपने शिशु को देखने पहुंचा तो उसने पोस्टर देखा और भावुक होकर रो पड़ा। इसे लेकर मीडिया ने खबर प्रकाशित की थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने कहा है कि यह न केवल अमानवीय है, बल्कि नैतिकता और निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन भी है।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस ए.के. प्रसाद ने इस मामले में मुख्य सचिव से व्यक्तिगत शपथ पत्र मांगा है। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर 2025 को होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा कि यह अत्यंत अमानवीय, असंवेदनशील और निंदनीय कृत्य है, जिसने मां बच्चे की पहचान उजागर कर दी। इससे उन्हें सामाजिक कलंक व भविष्य के भेदभाव का शिकार बनना पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का खुला उल्लंघन है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में लगातार हो रही राशन वितरण में गड़बड़ी पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिले के कई शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में भौतिक सत्यापन के दौरान चावल, शक्कर, नमक और चने जैसी जरूरी खाद्य सामग्रियों में भारी शॉर्टेज यानी कमी पाई गई है। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने 66 राशन दुकानों का कमीशन रोक दिया है। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी खाद्य विभाग ने जिले भर की राशन दुकानों का भौतिक सत्यापन कराया। जिले के कुल 686 शासकीय उचित मूल्य दुकानों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि कोटा, मस्तूरी, बिल्हा और तखतपुर ब्लॉकों की कई दुकानों में चावल, शक्कर और अन्य खाद्यान्न का स्टॉक रिकॉर्ड से काफी कम मिला। सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद खाद्य विभाग ने सभी दुकानदारों को नोटिस जारी किया और शॉर्टेज की भरपाई करने का मौका दिया, लेकिन कई बार नोटिस देने के बावजूद 66 राशन दुकान संचालकों ने न तो जवाब दिया और न ही कमी पूरी की। आखिरकार विभाग ने इन दुकानों के कमीशन भुगतान पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। विभाग की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि जिन दुकानों में कमी पाई गई है उन्हें पहले अपने स्टॉक का हिसाब दुरुस्त रखना होगा, तभी उनका कमीशन जारी किया जाएगा। यह आदेश पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब बाकी संचालक भी अपने रिकॉर्ड और स्टॉक को लेकर सतर्क हो गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से भौतिक सत्यापन की कार्रवाई की जाती है, जो मार्च के बाद में अप्रैल में शुरू होती है। तो इस वर्ष के भौतिक सत्यापन में जो सभी खाद्य निरीक्षकों और अन्य विभागों के सहयोग से किया गया था, तो उसमें 66 उचित मूल्य दुकानों में कमी की रिपोर्ट्स के आधार पर उनको नोटिस जारी किया गया है और उसके बाद में यह आरआरसी जारी होता है, जो तहसीलदार और एसडीएम्स उनके कोर्ट में होता है। तो इसलिए हम जो भी उनके देयक रहते हैं वो उनसे वसूली की जाती है। इस आधार पर उनके कमीशन से वसूली की कार्रवाई की जा रही है। सरकंडा थाना क्षेत्र के बंगाली पारा में आपसी विवाद के चलते एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सिद्धार्थ पांडे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात किसी बात को लेकर सिद्धार्थ का झगड़ा पूर्व पार्षद पूर्णानंद चंद्र से हुआ, जो हाथापाई तक पहुंच गया। परिजनों ने बताया कि सिद्धार्थ का पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र के एक पूर्व पार्षद से विवाद चल रहा था। बुधवार को दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई और मामला भिड़ंत तक पहुंच गया। झगड़े के बाद सिद्धार्थ घर चला गया। अचानक सिद्धार्थ की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन और स्थानीय लोग उसे तत्काल अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना की खबर मिलते ही सरकंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी विवाद और तनाव से जुड़ा बताया जा रहा है। वहीं मृतक के परिवार ने पूर्व पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने संबंधित पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। सिद्धार्थ पांडे मेरा भतीजा है, बंगाली पारा निवासी है और क्या पूर्णानंद चंद्रा पूर्व पार्षद, उससे आए दिन उसका विवाद चल रहा था, गाली गलौज होता था दोनों के आपसी में। कल रात 10 साढ़े 10 बजे के करीब दोनों के बीच हाथापाई हुआ है। हाथापाई होने के बाद हम लोग सरकंडा थाना में एक ज्ञापन दिए कि रोज मारपीट होता है दोनों के बीच। घर पहुंचा, अचानक से उसके सीने में दर्द चालू हो गया। हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए थे, वो एक्सपायर हो गया। तो इससे आप लोगों को क्या समझ आ रहा है? आप लोग क्या सोचते हैं कि ये घटना कैसी हुई जो खत्म हुए तो? अब घटना के पहले तो एकदम अच्छा था, घूम रहा था, फिर रहा था। अगले महीने उसका शादी था, सब तैयारी में जुड़े हुए थे। कल ही उसका पगड़ी का पैसा एडवांस देने गए थे। अगले महीने उसका शादी, पूरा तैयारी में खुशी के माहौल में था। अचानक दोनों के बीच विवाद हुआ, पता नहीं, घर पहुंचा, सीने में दर्द चालू हुआ बोले है, और उसके बाद वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाया है। हाथापाई में ऐसी कुछ गंभीर चोटें वगैरह आई थी क्या?
कुछ ऐसा हुआ? गंभीर चोटें दोनों को भी धक्का मुक्की हुआ था, वो गिर गया था रोड में। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के बाद बहाली के मामले में बड़ा निर्णय लिया है, जहां बहाली के बाद उनकी पोस्टिंग उन स्कूलों में की जाएगी जहां शिक्षक ही नहीं है, यानी स्कूल में शिक्षक ही नहीं है। उसके बाद भी बचे हुए टीचर्स को एकल शिक्षकीय स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने राज्य के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निलंबित कर्मचारियों की बहाली और पदस्थापना संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भविष्य में निलंबन से बहाल होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की पदस्थापना शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षकीय विद्यालयों में की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षण कार्य को सुचारू रखना और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने से बचाना है। अब तक बहाली के बाद शिक्षकों की पदस्थापना जिले या संभाग के अन्य विद्यालयों में की जाती थी, जबकि कई स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक ही नहीं है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए ही नया सिस्टम बनाया गया है। संचालनालय ने सभी जिला और संभागीय अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में अब मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर छत्तीसगढ़ से दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने के हालात बन रहे हैं। अगले 1-2 दिनों में कई जिलों में मानसून की वापसी शुरू हो सकती है। हालांकि प्रदेश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में अभी भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक कुछ जिलों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश के साथ अब मौसम में ठंडक भी महसूस की जाने लगी है। विभाग के अनुसार 10 अक्टूबर से ही कई जिलों में हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।